दोस्तों अब तक हमने आरपीएससी के पेपर सॉल्यूशंस की क्लास 3 ले चुके हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, अब चौथी की बात कर रहे हैं। अब तक आपने पहली, दूसरी, तीसरी नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि 80% से भी ज़्यादा जो पेपर आता है हमारा, उसमें लास्ट ईयर क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही हमारा क्वेश्चन होता है। तो ईओ, आरओ और आरएस की भर्ती के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस क्लास को जरूर देखें, उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसमें है हमारे क्वेश्चन संविधान या पॉलिटी से रिलेटेड। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। दोस्तों जो राजस्थान का राज्यपाल है, किन्हें किन्हें नियुक्त करता है और किन्हें किन्हें नियुक्त नहीं करता, ये हमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो नहीं किए जाते हैं, हमें देखना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त नहीं करता है। तो दोस्तों ये पहला आंसर ही, इसका पहला जो ऑप्शन है वही सही है कि इनको नियुक्त नहीं करता है, क्योंकि ये काम होता है चीफ जस्टिस का। तो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री है, इनको तो ये करता ही है, नियुक्त कर देता है। राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति को भी नियुक्त करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी यही नियुक्त करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया गया है। दोस्तों ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो वो हमारे हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। दोस्तों यही जो हमारे सर्वाधिक बार रहे हैं, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी है। उसके बाद हमारे नाम आता है वो है अशोक गहलोत जी, और फिर उसके बाद है वसुंधरा राजे जी। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों जो एक परसेंटेज डिसाइड किया हुआ है कि इतने परसेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो वो परसेंट कितना है हमारा, 15% से ज़्यादा हमारे क्या नहीं हो सकते मंत्री। जो हमारी लोकसभा या विधानसभा की जो सीटें हैं, जो हम राजस्थान की मंत्री परिषद के अनुसार 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। 200 का 15% कितना हो गया, तो 30 से ज़्यादा हमारे मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो ये आंसर सही है। और न्यूनतम कितने नहीं बनाए जा सकते, न्यूनतम होते हैं 12, तो बनाएंगे ही बनाएंगे। 1 + 11, 1 मुख्यमंत्री और 11 मंत्री, तो 12 तो न्यूनतम हो गया। और मैक्सिमम कितना हो गया हमारा, 30, जो कितना होता है 15% होता है। कितना होता है, 15%। ठीक है, ये इसका है। ओके, राजस्थान में निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा। दोस्तों ऐसे लोग, ऐसा सचिव हमारे पास है जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा, वो है हमारे माथुर साहब, HM माथुर जी। इनका कार्यकाल बहुत कम रहा, बाकी सबका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है। आगे देखते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सही है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 निम्नलिखित में से किस धारा का पूछा है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है। यानी किस धारा के तहत राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो नियुक्ति की जाती है, वो किस धारा के तहत की जाती है। तो दोस्तों धारा 21 के तहत नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की। और कौन सा अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है। दोस्तों ऐसा कौन सा शहर है जिसमें पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नहीं स्थित है, तो वो कौन सा है हमारा, मंडोर। ये मंडोर नहीं है, जैसलमेर में भी है, डूंगरपुर में भी है, सिरोही में है। तो किस में नहीं है, किस में नहीं है, किस शहर में नहीं है केंद्र पंचायत प्रशिक्षण वाला, वो मंडोर में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान विधानसभा, एक सेकेंड, हाँ, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निहत्ताओं में से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफ़ी बड़ी सारी हिंदी है इसकी। तो निहत्ताओं में से, यानी कि जो डिसीजन लेते हैं ना, ये डिसक्वालिफिकेशन, इसको क्या बोल दिया इन्होंने, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, कि किस उसके तहत, मतलब किस विनिश्चय, यानी कि किस डिसीजन के तहत हम किसी सदस्य को क्या कर सकते हैं, डिसक्वालीफाई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिसक्वालीफाई किसके तहत कर सकते हैं हम। तो विचार कर लेते हैं कथनों पर। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यानी कि दोस्तों कि ये बोल रहा है कि भैया की विधानसभा जो है, राज्य विधानसभा, उसका कोई सदस्य
अनुच्छेद 191 के खंड 1 के तहत निर्हरताओं में से ग्रस्त हो गया है तो विधानसभा अध्यक्ष को तो उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को कह सकते हैं कि भाई इसे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए निर्देशित करो या फिर इसका डिस्क्वालिफिकेशन कर दो। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार ही कार्य करेगा। दोस्तों ये ऐसा भी नहीं है, उसे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उसके जो क्राइटेरिया है उसी के तहत वो काम करेगा। तो दोनों ही इसमें सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा न तो एक सही न दो सही। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है, पूछा है कि जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 है उसके धन विधेयक की परिभाषा में कौन सी बात सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय का उपबंध करता है। तो ये बात सही है, ये वही धन विधेयक है कि जो विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय का उपबंध करता है। दूसरा देखते हैं, विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने की विनिमय का उपबंध करता है। ये बात भी सही है। विधेयक जो राज्य की संचय निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता नहीं। दोस्तों ये इसका संचय निधि से कोई लेना देना नहीं है। चौथा है, विधेयक जो किसी स्थानीय पदाधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रायोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनिमय का उपबंध करता है। ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 अनुसूचियां थी जिसमें से केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों 3 अनुसूचियों की बात हो रही है जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। और कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद सूची 7वीं, यानी कि 7वीं में ये बोला गया है कि भैया केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, ये हमारा जो 54वां क्वेश्चन है ये हमारा नहीं है, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, तो इसका हम सोल्यूशन भी नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्य को सिखाने संबंधी सुझाव को कार्यान्वित करने वाले समिति के अध्यक्ष निम्न में कौन थे? दोस्तों मौलिक कर्तव्य को सिखाने संबंधी सुझाव को कार्यान्वित करने वाले समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे? तो ये थे जस्टिस जे.एस. वर्मा। तो कौन थे? हमारे जे.एस. वर्मा जी हैं जस्टिस, जो क्या थे? क्रियान्वित करने वाले सुझावों संबंधी मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आदमी थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया है? दोस्तों यहाँ पर नहीं वर्ड डाल दिया गया है कि जो कौन सा भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया है। तो देख लेते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे परिरक्षण करे। ये बात तो सही है कि भाई भारतीय नागरिक के अपने कर्तव्य है तो हमारी संस्कृति का वो ख्याल रखे, उसे परिरक्षित करे, गौरवशाली को महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी दिखते हैं, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा। दोस्तों ये बात भी सही है कि जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो कहते हैं कि भैया हम जो है पर्यावरण संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे और वन और वन्य जीव की रक्षा का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है, ये से नहीं है। 42वें संविधान संशोधन में अंत स्थापित नहीं किया गया। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि सम्मान के अवसर समान न्याय सुलभ हो। दोस्तों ये सही है कि ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। दोस्तों जो इसमें नहीं है, क्वेश्चन का पूछा गया था, आंसर तो नहीं है, कौन सा है? 3rd नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? 3rd नंबर, क्योंकि ये बिल्कुल भी अंत स्थापित नहीं किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। आगे बढ़ते हैं।
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा या धारण नहीं करेगा? कौन सा पद, अन्य कोई लाभ का पद कौन नहीं करेगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद जो धारण नहीं करेगा वो 59(1) में कहा गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है? दोस्तों जो राजनीतिक दल है वो शब्दावली कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 75(1) में उल्लेखित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये भी राजस्थान का नहीं है, फिर भी इस पर विचार कर लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव, बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उनकी कार्यकाल का सही आरोही कालक्रम नहीं है? दोस्तों हमें जो वो करना है कि मतलब आरोही मतलब आरोही कालानुक्रम नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है BDEEFC। BDEEFC। तो जो बी है इसका सही आरोही कालक्रम है, तो उसमें बी सबसे पहले आता है, फिर डी आता है चंद्रशेखर जी, फिर ए आएगा पीवी नरसिम्हा राव, फिर ई आएगा अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एफ आएंगे हमारे HD देवगौड़ा, फिर सी पे आएंगे इंद्र कुमार गुजराल। ये हमारे प्रधानमंत्रियों का कालानुक्रम कर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? दोस्तों ये राजस्थान जीके का क्वेश्चन है कि वस्त्र रंगने की मलयगिरी जो पद्धति है वो किस रंग की प्रधानता होती है? इसमें तो भूरे रंग की प्रधानता होती है। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में भूरे रंग की प्रधानता होती है, यहाँ सही है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? कौन एयर चीफ मार्शल भी कौन रह चुके हैं? हमारे OP मेहरा। ये ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है पूछा है, तो कौन सा सुमेलित है? विधानसभा के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने राज्यपाल की शक्ति है। 123 में नहीं, 213 में है। तो दोस्तों यही इसका सुमेलित नहीं है कि जो विधानसभा में अध्यादेश प्रख्यात करने की राज्यपाल की जो शक्ति है वो 213 में है। आर्टिकल 213 में है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किसमें है? 161 अनुच्छेद 161 में है। कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, ये 165 में है। अटॉर्नी जनरल की 165 में है कि इसके हिसाब से नियुक्ति करेगा। ठीक है, राजस्थान राज्यपाल विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174 के तहत आहूत करेगा। ठीक है, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या किसी निर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किस अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी निर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य संबंधित उपमंत्री को आवंटित करेगा? क्या है? राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उस निर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी निर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य व संबंध उपमंत्री को आवंटित करेगा? तो संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री इसको आवंटित करेगा। मतलब राज्य में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी निर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से? तो किसका अनुमोदन चाहिए उसे? संबंधित विभाग के कैबिनेट मंत्री का अनुमोदन चाहिए। उस विभाग या यथास्थिति या उसकी निर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य संबंध या उपमंत्री को आवंटित करेगा। ठीक है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है विधानसभा अध्यक्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष जो उसको पुनः रखेगा जब लौट कर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित कथनों पर विचार करेंगे, सही विकल्प की
पहचान भी करेंगे। दोस्तों इसने पूछा कि सही गठन की पहचान करो और इन पर विचार करो, किससे संबंधित है ये? मुख्य सचिव से रिलेटेड है। तो मुख्य सचिव से रिलेटेड, मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का सचिव नहीं होता है। राज्यपाल, राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है, ये बात सही है। तो इसका आंसर है केवल 2 ही सही है, क्योंकि जो सबसे वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे हमारा मुख्य सचिव बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी से संबंधित निम्न में कौन सा कथन गलत है? आरपीएससी से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कौन सा कथन गलत है, ये क्वेश्चन हमें इस हिसाब से करना है। तो दोस्तों राजस्थान में गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर से ही लोकसभा आयोग कार्यरत थे। दोस्तों गलत पूछा है इसमें कि जो आरपीएससी है उससे संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो गठन, जब राजस्थान का गठन हुआ था तो कुल 22 प्रांत थे, उनमें केवल 3 प्रांत यानी कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही आरपीएस लोक सेवा आयोग कार्यरत था। तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि भैया सिर्फ 3 जगह पे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग था। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 को प्रभाव में आया, ये बात भी सही है। इसका प्रभाव कब से शुरू हुआ था? 22 दिसंबर 1949 से। फिर इसके बाद देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 और 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और शक्तियों के संबंधित है। दोस्तों ये बात भी सही है कि जो अनुच्छेद है ये आरपीएससी से शक्तियों से रिलेटेड, कार्यों और शक्तियों से रिलेटेड है, 234, 315 और 323। इसके बाद देखते हैं प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। नहीं दोस्तों, एक आयोग और 2 सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये गलत है, इसमें गलत ही पूछा है, तो इसका सही आंसर हो गया ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा से किया गया है? क्या किया गया है? पदावधि किसकी? अध्यक्ष की। जो इसका अध्यक्ष होता है मानवाधिकार आयोग के, उसकी पदावधि का अध्यक्ष की किस धारा में किया गया? तो धारा 21 में इसका किया गया, सॉरी धारा 24 में इसका किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियमित हुआ? पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना कब हुई? 1954 में जो क्या नाम से ग्राम पंचायतों की स्थापना पूरे राज्य में हुई थी। दोस्तों राजस्थान पंचायत अधिनियम पारित कब हुआ था? 1954 में। आगे बढ़ते, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करता है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। विधेयक को अनुमति देगा, विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा और उस पर सलाह के अनुसार कार्य करेगा, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा, विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचारण के लिए भेजेगा। दोस्तों अगर देखो कोई खतरे की बात हो रही है कि किसी स्थिति में खतरा पहुंच रहा है, तो कुछ को उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंच रहा है तो राज्यपाल, विधानसभा कोई आदेश पारित करता है तो राज्यपाल क्या करेगा? विधेयक पर अनुमति बिल्कुल नहीं देगा। ये बात सटीक है कि बिल्कुल अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देगा कि भैया मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ, राष्ट्रपति से जाके बात कर लो, मैं तो इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? दोस्तों इसमें फिर पूछा गया कि सही नहीं है। देखते हैं, यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। दोस्तों ये बात तो सही है कि ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है। हमारा जो लोकसभा विधानसभा का अध्यक्ष होता है, 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। दोस्तों एससी के लिए 32 नहीं 34 सीटें हैं। कितनी हैं? एससी के लिए 34 सीटें, सामान्य की 141 है, एसटी की 25 है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो गया, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये सही है। और 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ था, ये बात भी सही है कि राजस्थान विधानसभा का 1952 में गठन हुआ था। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य होते हैं। आप जोड़ लो 141, 34 और 25, टोटल 200 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आयोजित 48 जूनियर बॉयज़
नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों हरियाणा की टीम को हराकर हमारे राजस्थान के कबड्डी प्लेयर्स ने जीता था फाइनल में, तो हरियाणा के लोगों को हरा करके। कौन सी थी 48वीं जूनियर बॉयज़ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? दोस्तों इसमें ये पूछा गया कि कौन सा अधिनियम है, अनुच्छेद है जिसको प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम 1987 आया। तो ऐसा कौन सा जो वो है, क्या नाम से, कौन सा आर्टिकल है? तो 39 के जो आर्टिकल है ना, इससे प्रभावी बनाने के लिए 1987 का अधिनियम आया। आगे बढ़ते हैं। भारत में मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों जो भारत की मंत्री परिषद है उससे संबंधित कथनों पर विचार कर लेते हैं। मंत्री परिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वह मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री हो या उप राज्य मंत्री। ये बात सही है कि जो मंत्री परिषद बनाते हैं उसमें मंत्रिमंडल के सदस्य हो या फिर श्रेणियां हो या मंत्री हो या राज्य मंत्री या उप मंत्री हो, ये सब मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं। मंत्री परिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये प्रधानमंत्री का ही अधिकार है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हमारा कौन सा है? 1 व 2 दोनों हो ही सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रधानमंत्री था जो जिसने शपथ तो ले ली लेकिन उस टाइम पे वो राज्यसभा का सदस्य नहीं था, लेकिन 6 महीने के अंदर उसने वापस ले लिया होगा, सदस्यता ले ली होगी। तो ये HD देवगौड़ा 1996 की बात है। कौन थे? HD देवगौड़ा 1996 की बात है। आगे बढ़ते हैं। चारण चर्जाए से क्या अभिप्राय है? चारण चर्जाए से क्या अभिप्राय है? दोस्तों ये चारण चर्जाए जो है ये चारण लोकगीत हुआ करते थे, या फिर करणी माता की स्तुतियाँ हुआ करती थी, या फिर चारण आख्यायिकाएँ, या फिर चारण उत्सव है। दोस्तों जो चारण जाति है ना, वो करणी माता चारण जाति की जो इष्ट देवी है करणी माता है। तो चारण चर्जाएँ क्या है? करणी माता की स्तुतियाँ। ये इसका सही आंसर है। ये राजस्थान जीके का क्वेश्चन हो जाता है कि जो चारण चर्जाएँ हैं वो करणी माता की स्तुतियाँ हैं। ये आंसर सही है। राजस्थान का राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाता? दोस्तों राजस्थान का देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो राजस्थान का राज्यपाल है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ नहीं दिलाता है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस का कार्य होता है उसे शपथ दिलाना। ठीक है, सॉरी नियुक्ति नहीं करता है पर ये शपथ तो दिलाता ही है। तो ये इसका आंसर ये होगा, जो शपथ है, राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाता है। तो राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता है, बाकी के सबको शपथ दिलाता है। ये आंसर इसका सही है। शपथ नहीं दिलाता है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को बाकी को दिलाता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्नलिखित में कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है? दोस्तों इसमें सीधा सीधा पूछ लिया कि 213 का क्या काम है। जो अनुच्छेद 213 है राज्यपाल से रिलेटेड, उसका क्या काम है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है कि इसमें अध्यादेश जारी करेगा राज्यपाल, ये इसमें मेंशन है। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राज्यपाल की मुख्य सचिव रही है? 201। इससे पहले अभी वर्तमान में उषा शर्मा से रिलेटेड है तो मुख्य सचिव रही है, सिर्फ एक रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल के राज्यपाल को, राजस्थान के राज्यपाल को करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत कर देता है? राजस्थान के राज्यपाल को कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों राजस्थान RPSC के जो क्वेश्चन है ये भी फेस से रिलेटेड हो गया है, पर इसको RPSC को हम अच्छे से याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। देखते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है उससे संबंधित कथन सही है पूछा गया तो सिर्फ एक कथन सही होगा। ठीक है, तो
तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल गलत बात है, राज्यपाल करता है, ये नहीं करेगा। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में यथाशक्य निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर सकते हैं। दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तथा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले उसका पद सही है। जो सदस्य होता है उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले प्राप्त कर लेगा, तो बिल्कुल सही है। चौथा भी पढ़ के देख ले है, ये भी पहला गलत था, दूसरा गलत था। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। दोस्तों ये बात गलत है, वो राज्यपाल को ही देगा, अपना जो भी देना है त्याग करने का जो भी है वो राज्यपाल को ही देगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में बात हो रही है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। कौन सा? किस लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसकी जांच के लिए शक्ति रखता है? ऑब्वियसली ये बात सही है। दूसरा देखते हैं, मानवाधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त एक स्वस्थायी निगरानी निकाय है जो अपनी सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। तीसरी बात पढ़ लेते हैं, केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही नहीं। दोस्तों ये जो वरिष्ठ भी हो सकता है, कोई जज रहा वो भी हो सकता है। चौथा देखते हैं, राज्य आयोग की अपनी एक निरीक्षण एजेंसी है जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है जो कि पुलिस अधीक्षक के नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो जो मानवाधिकार आयोग के बारे में कथन सही नहीं था वो कथन कौन सा था? 3rd नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाता है 3rd नंबर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? दोस्तों भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो वो है अनुच्छेद 40 सही नहीं है। पंचायती राज में अनुच्छेद 40 का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? दोस्तों तो राजस्थान का विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वो ही कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। 15वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? दोस्तों जो 15वीं विधानसभा थी उसका प्रोटेम स्पीकर हमारा कौन था? ये गुलाब चंद कटारिया जी हमारे प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जो सबसे वरिष्ठतम होता है या फिर सबसे एज जो पर्सन होता है या फिर मंत्री या विधायक होता है, मंत्री तो बनते नहीं है। जो प्रोटेम स्पीकर बनता है ये बाकी के लोगों को शपथ दिलाता है, यानी कि स्पीकर को शपथ दिलाएगा कौन? प्रोटेम स्पीकर। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है? दोस्तों राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार कब किया गया है? ये अंतिम बार किया गया है 1985 में अविश्वास प्रस्ताव पारित। लेकिन अब तक कितनी बार अविश्वास आ चुका है? 1 बार। और विश्वास कितनी बार आ चुका है? 5 बार। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान डेल्फी खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, कर लेते हैं विचार कि 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। डेल्फी खेलों की बात हो रही है तो उन पर 18 से 35 वर्ष के जो है राजस्थान के निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया गया था। नहीं दोस्तों ये उदयपुर नहीं है, जयपुर में आयोजित किया गया था और डेटें बिल्कुल सही है। 9 से 12 फरवरी को 2023 को जयपुर में आयोजित किए गए थे डेल्फी खेल। तो केवल आंसर इसका है केवल 1 सही है। क्या है? केवल 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? दोस्तों जो प्रारूप समिति बनी थी उसके सदस्य कौन नहीं रहे थे? ये है एस.सी. मुखर्जी कभी सदस्य नहीं रहे हैं। अयंगर, सादुल्ला और मुंशी जी सदस्य रहे थे प्रारूप समिति के। ठीक है आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 15(1) है वो कहता है कि अपने नागरिकों के साथ कुछ अनुच्छेद आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है ना। नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद कर सकते हैं हम। तो वो आधार कौन कौन से जिनमें नहीं है, जो सम्मिलित नहीं है वो? तो दोस्तों
भाषा। भाषा के आधार पर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और सूची के दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन है वो अनुच्छेद 51A में है। ये सही है इसका ऑप्शन कि जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन है वो अनुच्छेद 51A है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा अनुच्छेद 51A 9th में है। ये जो 51A 7वां है उसमें क्या है, पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, संपत्ति की सुरक्षा सार्वजनिक, वो 51A 9th में है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास 51A 8वें में है और देश की रक्षा 51A 4थे में है। तो दोस्तों ये इसके सही आंसर्स हैं, मिलान कर लेते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होता है वो बी होता है, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। यानी कि पर्यावरण की रक्षा 51A 7th में है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा 51A 9th में है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8वें में है 51वें, और देश की रक्षा 4थे में अनुच्छेद 51A 4था में है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से संबंधित जुड़ाव नहीं जुड़ा है। यानी कि जो विकल्प है वो आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है, वो है निजी संपत्ति का विरोध। ये इनसे जुड़ा हुआ नहीं है आर्थिक न्याय से, क्योंकि बाकी के सारे आर्थिक न्याय के अंदर आते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्थिक न्याय है। समान नागरिकों को जीविका की पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार, ये बात भी सही है। धन और उत्पादन साधनों को सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्र ना हो, ये बात भी सही है। निजी संपत्ति का विरोध, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए गए विधेयक को राष्ट्रपति निर्णय लेता है। 200 कोई राज्यपाल कोई किसी अनुच्छेद को किसी विधेयक को आरक्षित कर देता है तो राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेगा। वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 200 कहता है, 201 कहता है, अनुच्छेद 201 कहता है कि भैया जो मैं आरक्षित कर रहा हूँ राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति इस पर निर्णय लेगा। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया है। दोस्तों निम्नलिखित प्रधानी में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया है। राजीव गांधी ने। प्रधानमंत्री में किसी मंत्री को भी उप प्रधानमंत्री का पद राजीव गांधी ने बिल्कुल नहीं दिया है। इसके बाद 55वां क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इसका सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो राजनीतिक दल है निम्न वाले, इनमें से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि इनकी स्थापना इस ईयर में नहीं हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना 2013 में हुई थी, ये बात भी सही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में इसकी स्थापना हुई, ये बात भी बिल्कुल सही है। बहुजन समाज पार्टी जो है 1985 में इसकी स्थापना हुई, ये गलत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है। दोस्तों जो निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्वी अवधि किसी एक दिन, यानी कि कोई राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो उसके 60 दिन की पूर्व जो अवधि है उसमें से किसी एक दिन है ना, जो क्या करेगा, निर्वाचन आयोग किसको राष्ट्रपति चुनाव के पद की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी जाती है। क्या अधिसूचना जारी कब कर देगा, 60 दिन से पहले, जब वो पिछले वाला राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो किसी भी एक दिन वो कर देगा 60 दिन से पहले। तो इसका आंसर ये सही हो जाता है। बाकी के तो 90 दिन नहीं है, 45 दिन नहीं है, 100 दिन नहीं है, तो सिर्फ 60 दिन से पहले ही वो बता सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा पॉलिटी का ये जो राष्ट्रीय क्वेश्चंस का सेशन था वो समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।